हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारत सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था पर। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल में मतलब 1000 BC के आसपास में लोहे का प्रयोग जब आरंभ हो गया तो कई प्रकार के बदलाव जो हैं वो सुनिश्चित हो गए। लोहा के आ जाने से हम लोग पाते हैं क्या कि कृषि का भी महत्व जो है सो बढ़ा और इस काल में कृषि जो है वो मुख्य पेशा बन गया। तो हम लोग बात आरंभ करेंगे कृषि से ही। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि कृषि आर्यों का मुख्य पेशा बन गई। मतलब कि ऋग वैदिक काल में पशुपालन मुख्य रूप से हम लोग मुख्य पेशा देखते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि कृषि जो है वो आर्यों का मुख्य पेशा हो गया। उत्तर वैदिक जो साहित्य हैं तो उत्तर वैदिक साहित्यों में कृषि से संबंधित कई प्रकार की बातों का जो है सो जिक्र किया गया है। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है और इसी से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। मतलब कि अनाज के महत्व के बारे में तैत्तिरीय उपनिषद में जो है सो बताया गया है। इस काल में क्या हुआ कि जौ के अतिरिक्त गेहूँ और चावल भी मुख्य फसल हो गया। यजुर्वेद में चावल की कई किस्मों की चर्चा है। मुख्य रूप से 5 किस्मों का उल्लेख हम लोगों को जो है सो मिलता है। ये कौन कौन सी किस्में थीं? तो एक को कहा गया है महाब्रीही, दूसरे को कृष्ण ब्रीही, तीसरे को शुक्ल ब्रीही, चौथे को आशु धान्य और पांचवें को हायन। मतलब कि इन 5 किस्मों की चर्चा यजुर्वेद में की गई है। यहाँ चावल को ब्रीही कह करके पुकारा गया है। अथर्ववेद में भी चावल की 2 किस्मों की चर्चा हम लोगों को मिलती है। एक को कहा गया है ब्रीही और दूसरे को कहा गया है तंदूल। ठीक है। अब हम लोग पाते हैं क्या कि अंतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से चावल के अवशेष भी हम लोगों को प्राप्त होते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त यजुर्वेद में कई अन्य दूसरे फसलों का भी उल्लेख हम लोगों को मिलता है। जैसे मांस का उल्लेख मिलता है, मतलब उड़द का जो है सो उल्लेख मिलता है, जौ का उल्लेख मिलता है, श्यामक मोटे अनाजों को जो है सो कहा गया है, गन्ना, तिल, सन आदि की चर्चा जो है वो यजुर्वेद में की गई है। फिर पाते हैं कि सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रिया का जो है सो उल्लेख है। कृषि की समस्त प्रक्रिया मतलब कि रोपाई से लेकर के कटाई तक का जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है उसके बारे में शतपथ ब्राह्मण में डिटेल्स में बताया गया है। इसी प्रकार से काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा जुताई की चर्चा की गई है। 24 बैलों द्वारा जुताई एक सांकेतिक जो है सो इसको आप समझिए, इसका अर्थ यही है कि कृषि बड़े पैमाने पर जो है सो होने लगा था, है ना। फिर हम लोग राजा जनक को हल का फाल पकड़ते हुए देखते हैं। फिर बलराम के लिए हलधर शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया है। तो ये सब बताता है कि कृषि का महत्व बढ़ा और कृषि को अब हे दृष्टि से जो है सो नहीं देखा जाता था। जैसे कि ऋग वैदिक काल में हम लोग चर्चा किए थे कि कृषि को बहुत अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता था, उसको वो द्वितीयक पेशा थी और कृषि कार्य करने वाले को मंद बुद्धि का समझा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसी बात अब नहीं रही, है ना। फिर अथर्ववेद में सिंचाई के साधनों का भी उल्लेख मिलता है ना। और अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप तथा नहर का जो है सो उल्लेख है ना। साल में 2 बार फसलें उगाई जाती थीं। खाद के रूप में गोबर या करीशु का प्रयोग जो है सो किया जाता था। अतिवृष्टि और अनावृष्टि से बचने के लिए भी अथर्ववेद में मंत्र जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में अकाल का भी वर्णन है, मतलब दुर्भिक्ष का भी जो है सो वर्णन किया गया है ना। अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है कि सर्वप्रथम पृथ्वीवेन ने, जो एक अर्धदेवीय देवता इसको हम लोग मान सकते हैं, तो पृथ्वीवेन ने हल और कृषि को जो है सो जन्म दिया, है ना। मतलब कि अथर्ववेद में कहा गया है कि धरती पर कृषि को किसने जन्म दिया, तो पृथ्वीवेन के द्वारा जो है सो कृषि को जन्म दिया गया, हल को जन्म दिया गया। ये पृथ्वीवेन कौन है भाई? तो ये एक अर्धदेवीय देवता है ना। तो ये कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। अब अर्थव्यवस्था में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर पशुपालन
की चर्चा करनी होगी। और पशुपालन में हम लोग पाते हैं कि यह भी महत्वपूर्ण पेशा बना रहा, मतलब पशुपालन का महत्व तो खत्म नहीं हुआ बल्कि यह भी महत्वपूर्ण पेशा बना रहा। अथर्ववेद में गाय, बैल और घोड़े के लिए इंद्र से प्रार्थना जो है सो किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि गाय एवं बैल पृथ्वी को धारण करते हैं, अतः उनका मांस नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाते हैं कि भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, गधा आदि महत्वपूर्ण पशुओं के रूप में जो है सो चित्रित किए गए हैं। बड़े बैलों को हम लोग उत्तर वैदिक ग्रंथों में महोक्ष के नाम से जो है सो पाते हैं कि चर्चा किया गया है। हाथियों को भी पाला जाता था इस काल में, उत्तर वैदिक काल में हाथियों को भी पाला जाता था और हाथियों की देखभाल एक व्यवसाय का भी जो है सो रूप ले लिया था, है ना। फिर ऐतरेय ब्राह्मण में हम लोग देखते हैं क्या कि ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि 2 गधे अश्विन देवता का रथ खींचते हैं, तथा शतपथ ब्राह्मण में सूकर की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में कैवर्थ की चर्चा की गई है, मतलब मछुआरों की चर्चा जो है सो किया गया है। अब अगर शिल्प और उद्योगों की बात करते हैं तो पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे शिल्प और उद्योग भी जो है सो विकसित हो गए थे। धातुगिरी मुख्य रूप से जो है सो होता था। चांदी या रजत की चर्चा हम लोग पाते हैं कि सबसे पहले अथर्ववेद में ही जो है सो किया गया है ना। वाजस्नेयी संहिता में लोहे के लिए श्याम अयस तथा जैमिनीय ब्राह्मण में कृष्ण अयस शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर वैदिक ग्रंथों में सोना, शीशा, रांगा आदि का भी उल्लेख किया गया है ना। बुनाई का काम प्रमुख रूप से होता था और बुनाई का काम प्रायः स्त्रियां करती थीं। कढ़ाई करने में भी स्त्रियां पारंगत थीं और कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेशकारी कहा जाता था, है ना। उड़ना या ऊन जिसको हम लोग कहते हैं, तो पाते हैं क्या कि ऊन का भी कई बार जो है सो उल्लेख किया गया है ना। अब अगर व्यापार वाणिज्य की हम लोग बात करें तो इस काल में व्यापार वाणिज्य जो है वो विकसित हो गया था। कई शिल्पी श्रेणियों का भी जो है सो उल्लेख हम लोगों को मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत में हम लोग इन श्रेणियों को जो है सो देखते हैं, जिसका प्रमुख श्रेष्ठी जो है सो कहलाता था, है ना। वस्तु विनिमय ही प्रचलित रहा, नियमित सिक्के अभी नहीं आए थे। तौल तथा माप की इकाई के रूप में निष्क, शतमान, कृष्णल आदि का जो है सो उपयोग होता था। निष्क तथा शतमान 320 रत्ती का तथा कृष्णल 1 रत्ती या 1.8 ग्रेन का जो है सो होता था। पाद भी एक इकाई थी। समुद्री व्यापार जोर शोर से होता था तथा शतपथ ब्राह्मण में एक जल प्रलय की भी चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार सूदखोरी या महाजनी का जो है सो विस्तृत वर्णन किया गया है ना। महाजनों को कुशीदीन जो है सो कहा जाता था, है ना। फिर इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि तैत्तिरीय आरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा की गई है। नगरों का उदय इस काल के अंत तक जो है सो होने लगा था। हस्तिनापुर, कौशाम्बी आदि को हम लोग इसी श्रेणी में जो है सो रखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था के ये भी कुछ विभिन्न आयाम थे और इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें थीं उसकी चर्चा हम लोग जो है सो यहाँ पर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल में ही आगे बढ़ेंगे और उत्तर वैदिक समाज पर जो है सो प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।